तो बच्चों स्वागत है आपके अपने YouTube बेसिक नॉलेज में। आज इसमें से हम क्लास 9 के डेमोक्रेसिक चैप्टर को उठाएंगे, जिसमें से आपको पूरा कंफर्म लाइन बाय लाइन शब्दों के मतलब और इसका पूरा सारांश आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें से प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा तो आप समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ ना समझ में आए तो थोड़ा बैक करके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समझाने की हम कोशिश बाई लाइन बाई करेंगे। तो इसमें से हर स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिएगा और आराम से इसमें लिखने की कोई कोशिश मत करिए, बस इसे सुनते रहिए और देखते रहिए लाइन बाय लाइन। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसमें से मैं वर्ड इंग्लिश के भी यूज़ करूंगा, जो कि आपको सिंपल और आसानी तरीके से समझ में आ जाए। डेमोक्रेसी का मतलब भी बताऊंगा। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी से भी हो, आपको चैप्टर पूरा समझ में आएगा, तो आप इसमें से कंटिन्यू बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। इसमें से हमारा चैप्टर ये है, यानी कि डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र क्या आते हैं, वोट लोकतंत्र, वोट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर लोकतंत्र क्यों, कैसे, ये इसके विषय में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने चैप्टर, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारा चैप्टर में यहाँ से एक लाइन है, लोकतंत्र क्या है। तो ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसके बेस में कुछ लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है, इससे हम, ये हमारे कोई मतलब का वैसे है नहीं, यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण देकर लिखा बताना जो आप अपने बेसिक नॉलेज पर। फिर इसके बाद आते हैं नीचे, क्या है यहाँ पर दिया गया, यानी परिभाषा की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा क्यों देना जरूरी। तो आगे बढ़ने से पहले आइए हम सबसे पहले एक मेधावी छात्र मतलब एक बच्चे की मेरी आपत्ति पर गौर किया जाए। वह, यानी कि एक बच्चा कह रहा है, वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती। कहने का मतलब डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ, यानी कि बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती है, जो कि वो आसानी से समझ सके। ठीक है, उसकी अध्यापिका, यानी जिसका नाम है मेनिल्डा लिंगदो, ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया और कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक लड़की द्वारा, और फिर इसके बाद उस मैडम से जवाब मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक है यहाँ का, इस चैप्टर का। फिर इसके बाद आपको चैप्टर समझ में आएगा। मैं आपको वादा किया कि मैंने लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर के पॉइंट भी एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, तो इस वजह से आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, मेरी एक लड़की है, स्कूल छात्रा है, वो सवाल करती है। कैसा सवाल करती है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता कि पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में, यानी डेमोक्रेसी जो व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर। कहने का मतलब हमने पहले डेमोक्रेसी के विषय में चर्चा की, अब फिर उसके विषय में चर्चा करने बैठ गए। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई पे। अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता। चलिए आते हैं, आपको बताते हैं क्या है। लिंग दो मैडम जी हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं क्या कहती हैं। तुम्हारी बातों में दम है पर क्या हम अपने सामान्य जीवन, इन नॉर्मल जीवन में भी ऐसे ही नहीं करते। क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों के बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषाएं हैं। शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। कहने का मतलब हम जो डेली रूटीन लाइफ में जो वर्ड यूज़ करते हैं, क्या हम उनकी परिभाषा जानते हैं, क्या उन शब्दों का मतलब जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी मैडम ने जवाब दिया है। फिर इसके बाद मेरी एक क्वेश्चन और पूछी है, फिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों है। लिंग दो मैडम बोलती हैं, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। यानी किसी शब्द का मतलब नहीं पता, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं, या यूज़ करें या ना करें, मन में ऐसे बहुत सारी भावनाएं आती हैं, तो आप समझ नहीं पाते। तो इन चीज़ों के विषय में कहती हैं। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना होता है। कहने बूंदाबांदी, बरसात की इन चीज़ों में हमें तभी ज़रूरत पड़ती है जब इनमें से हमें डिफरेंट बताना हो। लोकतंत्र भी यही बात लागू होती है, यानी डेमोक्रेसी में भी यही लागू होती है। हमें इसके, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक कहती हैं, डेमोक्रेटिक कहती हैं। यानी कि हर सरकार, देखो डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का मतलब जहाँ पर जनता का शासन हो। लेकिन भारत की ये परिभाषा है। अगर अमेरिका की परिभाषा, ब्रिटेन की परिभाषा में डेमोक्रेसी का अलग अलग मतलब है, यही रूस के लैंग्वेज में डेमोक्रेसी का मतलब अलग है। इस वजह से डेमोक्रेसी की हमें परिभाषा होनी बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ को हम यहाँ इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ पर फिर इसमें से रिबियोंग ये पूछती है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत क्या है, पूछती है। क्या एक दिन हमने
यानी कि आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था। क्या सुनाया था? लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यानी कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा, यानी कि लोगों द्वारा जो व्यवस्था चलाई जाती है, जो सरकार चलाई जाती है, वही डेमोक्रेसी है। ये वर्ड किसने बोला था? तो अब्राहम लिंकन ने बोला था। फिर आते हैं, मेघालय में हमें स्वयं पर राज करते रहते हैं। इससे सभी लोग मानते हैं कि हमें इसमें से बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। कहने की मतलब इस डेमोक्रेसी में बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। फिर इसके बाद लिंग 2 मैडम जी बोलती क्या? लिंग 2 मैडम बोलती, मैं यह नहीं कहती कि इसमें से बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतांत्रिक की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नमी या यानी गिरामी आदमी या उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा या सभी के लिए वो सही मानते हों। मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोगों और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। ये भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर इसकी परिभाषा की क्यों ज़रूरत है? कहने का मतलब इतना सब कुछ पता होने के बाद भी हमें क्यों इसकी परिभाषा चाहिए। फिर लिंग 2 मैडम बोलती हैं, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से रोकने के लिए बने यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मुश्किल सवालों को जो सॉल्व करता है उसी कंप्यूटर कहा जाता है। फिर इसके बाद, दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद कोई इसका अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता। पहले के टाइम पे ये बहुत पावरफुल कैलकुलेटर था, आज ये कंप्यूटर बन चुका है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने और सुनने और फिल्म देखने तक में होता है। शब्द वही है। ठीक है, कैलकुलेटर देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल आपको मिला है। यानी कि ये शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। फिर इसके बाद कहने का मतलब यहाँ पर है, आप देखो जब सबसे पहले हमने बनाया था तो कैलकुलेटर बनाया था। अब कैलकुलेटर बहुत पावरफुल जो कैलकुलेशन करने के लिए होते थे, अब ये कैलकुलेट करने लगे। जब कैलकुलेट करने तो उसी कैलकुलेटर से हमने कंप्यूटर बनाया, तो अब इसकी परिभाषा भी चेंज हो गई क्योंकि वे काम भी बहुत सारे करने लगे। तो समय समय पर सबकी परिभाषाएं चेंज होती रहती हैं। कहने का मतलब ये है। फिर मैरी पूछती है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंग 2 मैडम एकदम सही कहा, इसीलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। ठीक है, तो अब क्या काम करते हैं ये लोग यहाँ पर? अब ये परिभाषा यहाँ से डेमोक्रेसी की स्टार्ट होती है, तो अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, एक सरल परिभाषा क्या है? आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना। इसीलिए हम एक सरल परिभाषा की शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें से शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बताते हैं आपको मतलब। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, शासक के फैसले में लोगों का कोई भागीदारी नहीं है।
पिनोशे चिले जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार, ठीक है, राज परिवार जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया गया। ठीक है, चलो थोड़ा यहाँ पर आपको ब्रीफ कर देते हैं। यहाँ पर ब्रीफिंग का मतलब यहाँ पे समझाते हैं। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि क्या कहते हैं कि हर जगह जो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जनता अपने द्वारा चुनी गई सरकार या लोगों द्वारा सरकार चलाई जाती है। अब कहीं कहीं पर जैसे म्यांमार में सैनिकों का शासक है, अब वहाँ पर सैनिक शासन करते हैं और वहाँ पर कोई एक व्यक्ति पावरफुल आया और सैनिकों ने उसे ताकत दे दी। अब ताकत देने का मतलब पूरा कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में, यानी राज परिवार के हाथ में आ गया। और जैसे ही आ गया तो वहाँ पर राजशाही शासन हो गया। मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं है। भले सैनिकों ने मिलकर वो पावर, म्यांमार की सैन्य शक्ति, म्यांमार की पूरी ताकत एक व्यक्ति पर निहित कर दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी लेकिन अलग अलग तरीके की परिभाषा है। अब यही बात अगर सऊदी की जाए तो सऊदी में जो वहाँ पर काम चलता है, वहाँ राज परिवार में जन्म लेने वाला ही क्या कहते हैं सऊदी में तानाशाह बनेगा। ठीक है, और तानाशाह का मतलब होता है जो पूरे देश में एक ही व्यक्ति का अधिकार चले, एक ही व्यक्ति की पूरा कंट्रोल चले, उसी को तानाशाह बोलते हैं। चलिए आते हैं नीचे, समझते हैं। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इसमें से हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम चैप्टर 3 अध्याय में देखेंगे कि समकालीन दुनिया हर शासक, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना, ठीक है, खुद को लोकतांत्रिक कहना, यह कहलाना चाहती है। कहने का मतलब हर देश चाहता है कि हम क्या कहलाएं, डेमोक्रेटिक कहलाएं। भले वो लोकतांत्रिक ना हो, लेकिन अपने आप को जब पूरी दुनिया में कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक, तो एक तरह का फील जो होता है वो चाहिए उन्हें, ठीक है, कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र, दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। कहने का मतलब जहाँ पर रियल डेमोक्रेसी है और जहाँ पर एक दिखावटी डेमोक्रेसी है, इन चीज़ों पर हमें क्या करना है, अंतर करना है, फर्क करना है। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा को एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। यानी कि एक एक शब्द को समझना है और डेमोक्रेटिक सरकार के विषय में हमें जानना है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर ऐसे नॉर्मली आप पढ़ लेना, ये कोई खास नहीं है, हम आपको नीचे समझाते हैं। ये कार्टून है। अब ये कार्टून को मैं अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो देखो, ये डेमोक्रेसी वर्ड लिखा हुआ है। अब इस डेमोक्रेसी को यहाँ पर कुछ सैनिक या कुछ जनता, ये सारे लोग मिलकर ये डेमोक्रेसी का फ्लैग खड़ा करते हैं। मतलब लोगों से मिलकर ही डेमोक्रेसी बनी, ये इस कार्टून में दिखाया गया है, आपको समझाया गया है। लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें से जनता शासकों का चुनाव करती है और इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। वो सवाल क्या है? इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किस सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ आवश्यक है? लोकतांत्रिक में वो कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? इनके विषय में जानेंगे, किसका चुनाव होता है, किसका नहीं। ठीक है, किस तरह के चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? ये आपके क्वेश्चन है, यहाँ तक ये पूछे गए सारे क्वेश्चन है। सरकार किस रूप में काम करेगी, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होता है इसके विषय में यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, वो अभी तक जो थे लाइन बाय लाइन वो आपके क्वेश्चन है। तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। ठीक है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्त पलट की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, यानी जो डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, ये पाकिस्तान की बात है। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा कार्टून बता देता हूँ। यहाँ पर देखो पर्ची है, ठीक है, जब तक बात पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगे, अंदर नहीं आने जाए। कहने का मतलब है कि आपको सदस्यता की पार्टी बनने पे तभी आप डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के विषय में दिया गया है। थोड़ा सा कार्टून बना के आपको देखो। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि पाकिस्तान में वहाँ पर जो पहले डेमोक्रेटिक सरकार चलती थी तो वो एक सैनिक जनरल था। उसने क्या किया कि वहाँ डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ के फेंक दिया 1999 में। फिर इसके बाद खुद वहाँ का क्या बन गया, शासक, यानी लीडर बन गया।
उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगस्त 2000 में उन्होंने यानी कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। ये सब परवेज मुशर्रफ ने किया। ये हम आपको एक सरकार का अनुभव बता रहे हैं। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। ठीक, ज़्यादातर जो अधिकारी थे वो फौजी अधिकारी थे। अब परवेज मुशर्रफ खुद क्या कहते हैं, जनरल था, तो अपने जो जाने माने लोगों थे उनको वहाँ पर रखा। जो सदस्य फौजी अधिकारी थे, इससे के कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए और इस प्रकार पाकिस्तान में क्या हो गया, यानी कि पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ वो परवेज जो मुशर्रफ था, देखो चुनाव भी हुए, चुनाव हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों के जैसे जनरल मुशर्रफ के पास थी। ये स्पष्ट हो गया कि जनरल जो मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यह सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? अगर ये बात कहें तो पाकिस्तान के लोगों ने कहाँ से चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। यानी कि ऑब्वियसली सी बात है कि हम अपने जो लीडर थे सबको वोट दिए, लेकिन जिन लोगों को वोट दिए क्या वो ओरिजिनल शासक थे? वो तो शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते, यानी कि जो व्यक्तियों को हमने चुनकर भेजा वो लास्ट डिसीजन यानी फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथों में था। तो जनता द्वारा नहीं चुने गए ऐसे तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं को में होता है वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकारें, ठीक है, औपचारिक रूप से संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कहने का मतलब ये है पाकिस्तान में जो सरकार, देखो वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ संसद है, सरकार है, सब कुछ है, लेकिन जिन लोगों को चुनकर भेजा जाता है वो असली ताकत उनके पास नहीं रहती, उसके पीछे रहने वाले जो सेना के अधिकारी उनके पास है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ठीक है, यानी कुछ जो ताकत होती है, जैसे कि हम पहले गुलाम थे तो हमारे हमारे यहाँ थे अंग्रेज, और जो विदेशी ताकत हमारे पूरे भारत को कंट्रोल करता यानी ब्रिटेन के लोग कंट्रोल करते थे। हाँ, यानी कि विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब दूसरे देश का शासन है तो इसे हम लोगों का शासन नहीं कहेंगे। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। कहने का मतलब लोकतंत्र का जो असली मतलब होता है कि क्या कहते हैं, जिन लोगों को हमने चुना, जो डिसीजन मेकिंग का काम होना चाहिए वो उन्हीं के पास होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को हमने चुना, ठीक है। तो जिन लोगों को हमने चुना वो भी हमारे लिए सही डिसीजन लेंगे, इसलिए ये बात यहाँ पर होनी चाहिए। आते हैं फिर स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, इसको समझते हैं। चीन की संसद यानी कि कावांगुओ और रेमिन दाइवियो या जिसे दावियो राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते थे, ठीक है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार था, यानी कि संसद हर 5 साल में चुनाव होता था और यह संसद हमेशा क्या चुनती थी, यानी कि क्या कहते हैं, एक राष्ट्रपति चुनती थी। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करती है और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट, ठीक है, चुनाव लड़ने से पहले क्या होता है, चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब जैसे मान लो भारत में सारी छोटी छोटी पार्टियां हों,
ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी की बीजेपी हो, और हम तो सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ही तो उन पार्टियों को क्या परमिशन देगी चुनाव लड़ने के लिए, और वो बड़ी पार्टी को कभी परमिशन देगी नहीं। जब छोटी छोटी पार्टियों को चुनाव कराने की परमिशन देगी चुनाव लड़ने के लिए, तो ऑब्वियसली सी बात छोटी पार्टियां उतनी ज़्यादा सीटें नहीं ला सकते, उतनी ज़्यादा वोट नहीं ला सकते, तो इस वजह से उनकी कभी सरकार नहीं बनती, और इस वजह से बड़ी जो पार्टी होती है उसकी हमेशा सरकार बनती है, यानी बीजेपी की हमेशा सरकार रहेगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। हम आपको ये बातें समझा रहे हैं, इससे और कोई रियलिटी से कोई वाकिफ नहीं है। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। चलिए यहाँ पर आते हैं। तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नामक एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर क्या होता था, विपक्षी दल चुनाव में यानी कि लेते थे, ठीक है। फिर इसके बाद कभी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, मतलब कि पार्टी अटेंड करते थे लेकिन हमेशा जीतते नहीं थे। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई यानी कुख्यात थी। सरकार दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं और माँ बाप या पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती थी। कहने का मतलब है, जब जिसकी सरकार होगी उसी का सारा राज होगा, तो वो जिस हिसाब से चाहेगा उस हिसाब से मजबूर करेगा और उस हिसाब से वोट लेगा। कहने का मतलब एक तरह से देखा जाए अब सरकार उसी की होगी, को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था। कहने का मतलब वोटिंग पड़ रही है, जहां पर सरकार को पता चल जाए कि यहाँ पर हमारे लिए वोटिंग नहीं पड़ेगी, तो वहां पर जो मतदान केंद्र होते, जो सेंटर होते, जैसे आज वोट पड़ रही है, जहां पर वोट पड़ रही है उस सेंटर को हटाकर दूसरी जगह कर दिया गया, तो एक ही दिन का मौका मिलता है और वहां पर लोग वोट डाल नहीं पाते, दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसा खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं चीन के चुनाव में, ठीक है, चीन के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। अब यहाँ पर आते हैं, बात को समझते हैं। लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता है, ठीक है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा अस्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हैं भी है। असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी तरह से वहां का शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों को चाहने पर भी नहीं, वहां के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इसी प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी, ठीक है, यानी डेमोक्रेसी की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इसी प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और बातें करेंगे। हम आपको चैप्टर 3 में इसके डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के विषय में और भी बातें करेंगे। फिर आते हैं एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, इसको समझते हैं। ये टैगलाइन है, तो यहाँ पर समझते हैं। पहले हमने पढ़ा कि इस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ था। कहने का मतलब जो वोटिंग वाला प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ये क्या कहते हैं, एक व्यक्ति के लिए जुड़ा है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है, ठीक है। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि सऊदी में क्या होता था, दुबई में, सऊदी में, वहां पर महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी।
एस्टोनियो ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, फिर इसके बाद फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये चैप्टर 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। चैप्टर लेसन 3 में ज़्यादा विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी पर फोकस करते हैं। ये है, देखो यहाँ पर कार्टून बना है, आखिरकार एक वोट एक अधिकार। ठीक, एक वोट में एक आखिरकार व्यक्ति होगा। ठीक है, ये एक कार्टून बना है, यहाँ पर व्यक्ति कोई देख रहा है। वो भी क्या दिन थे जब मैं एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, कानून का राज, अधिकारों का आदर। कैसे, यहाँ पर थोड़ा और जूम करते हैं ताकि हम लाइन को अंडरलाइन कर सकें। यहाँ पर क्या है, जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर यानी कि जानु पीएफ दल का राज था, जिसने देश के स्वतंत्र संघर्षों की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट यानी कि मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल से जीता था। राष्ट्रपति जो मुगाबे का कम लोकप्रिय नहीं थे, वे चुनाव में गलत तरीके से भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना और अधिकार को सीमित करता था। फिर इसके बाद टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, यानी कि टेलीविज़न और इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल रहता था कि मीडिया क्या दिखाएगी क्या नहीं दिखाएगी, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। शासक दल का मतलब जिसका शासन होगा तो वही अपने अपने विचार बताएगा, और अपने विचार बताने का मतलब जनता के सामने विचार, यानी अपने विषय में कौन तारीफ नहीं करता, सभी अपने विषय में तारीफ करते हैं और हमेशा अपने से दूसरे जो लोग हों उनके विषय में बुराई करेंगे। तो ये भी पार्टियों के साथ होता है। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था, यानी कि जो सरकार की क्या कहते हैं बुराई करते थे उनको परेशान कर लिया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 के मुगाबे के राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। ये जिम्बाब्वे की बात है। ठीक है, जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते। कहने का मतलब जिसे हम अच्छा समझकर जिस नेता को चुनते हैं वो गलत भी हो सकता है। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। यानी चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के बाद इन सारी चीज़ों पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। और चुनाव में जिस दिन वोटिंग होती उस दिन भी नज़र डालनी चाहिए कि हमारा नेता कैसा है। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह के राजनैतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूपों से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनैतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। अधिकारों की रक्षा स्वतंत्रता और न्यायपालिका करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। और इन अधिकारों के बारे में हम यानी कि अधिक विस्तार से चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, सबके विषय में अलग अलग ब्यौरा दिया गया। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद समय सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती है। एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से
मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। उसके भी कुछ क्या होते हैं, बुनियादी तौर पर तरीकों का पालन करना होता है और ख़ास तौर से उसे अल्पमत करने वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। जैसे हम लोग वादा करते हैं बहुत सारी पार्टी की, हम उन्हें इस बार क्या कहते हैं छात्रवृत्ति देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, ऐसे बहुत सारी सड़कें देंगे, ये बनवाएंगे, ये गारंटियाँ देते हैं। गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां और संविधान द्वारा दी जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। चलिए आते हैं परिभाषाओं को सारांश, यानी कि अभी तक जो हम आपको परिभाषाएं बताएं उनका फिर से एक छोटा सा मतलब आपको यहाँ पर समझाया। परिभाषाओं का सारांश क्या है, आइए अब तक हुई चर्चा को समेटे और इनमें से लोकतंत्र की इस सरल परिभाषा से बात से शुरुआत की। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों करते हैं। कहने का मतलब पूरी परिभाषा में इतनी लाइन निकली कि देखो डेमोक्रेसी उस डेमोक्रेटिक सरकार या डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों यानी कि जो जिसका हम चुनाव करते हैं वो सिर्फ जनता करती है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में स्पष्ट न हो जाए परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की चार विशेषताओं को क्या रेखांकित किया है। ठीक है, चार विशेषताओं को। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें से लोगों द्वारा चुने गए शासक के सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं, यानी जनता चाहे तो शासकों को बदल सकती है। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों और इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों, नागरिकों अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। अब यहाँ पर बच्चों 5 एग्जाम्पल दिए गए, तो इन 5 एग्जाम्पलों को पढ़ के हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इन 5 एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं ताकि चीज़ों को आप समझ पाएं कि यहाँ पर लोकतंत्र क्या है। देखो यहाँ पर भूटान के नरेश मतलब वहाँ का जो शासक है, भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। यानी कि वहाँ के जो राजा हैं, भूटान के जो नरेश मतलब राजा होता है, तो वहाँ के जो राजा है उन्होंने कहा कि आप जनता से कहा कि आप लोग चुनकर मेंबर हमारे पास भेजिए और उनकी सलाह पर हम काम करेंगे। यहाँ पर क्या कानून का शासन हो, यानी विशेषता क्या है, यहाँ पर कानून का शासन चलता है। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, यहाँ अधिकारों का सम्मान। ठीक है, ये सारी चीजें यानी कि फिर इसके बाद नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़े, प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगा दी। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल पर यहाँ पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। फिर इसके बाद आते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया, यानी स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। कहने का मतलब है यहाँ पर संविधान काम करता है। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई हैं कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे, यानी कि चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। चलिए फिर यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर चीजों को और ढंग से अच्छे से समझते हैं। क्या है यहाँ पर, लोकतंत्र ही क्यों है। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी ही क्यों, ये है। तो यहाँ मैडम लिंगदो, जो आपकी क्लास में जो मैडम है, यानी मतलब ये बुक में वो उन्होंने की तरफ से ये पूछा जा रहा है, यानी कि मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि उन्हें लोकतंत्र ही शासन पर का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई टिप्पणी ना की। ठीक है, तो कैसे आते हैं, यहाँ पर आते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक बच्ची है, पूछती है क्वेश्चन, लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। यानी कि योलांदा कहती है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता, यानी कि ये बातें क्या इतने से स्पष्ट नहीं होता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। यानी इतनी बातों से क्या ये नहीं साबित होता कि क्या लोकतंत्र अच्छा है कि नहीं, क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है।
फिर इसके बाद तांगनी क्या कहती है, तांगनी कहती है लेकिन लिंग दो मैडम ने तो कहा था कि हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे नहीं मान लिया। कहने का मतलब है कि जो तांगनी कहती है, आपस में बच्चे बहस कर रहे हैं, तांगनी कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो चीजें सब लोगों ने मान ली तो वो हमें भी मान लेनी चाहिए, ठीक है, बाकी सभी ने उसे मान लिया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? ये भी बात इनकी सही है, ठीक है, कि यानी कि कोई काम है सब लोग मिलकर कर रहे हैं, हो सकता है उसमें गलतियां हो, उस चीज को आप ना मानो, ठीक है, उसमें अड़ जाओ। अब यहाँ पर जेनी बोलती है हाँ यह गलत रास्ता ही है, लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है, आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। ये भी इनकी बात सही है। फिर उसके बाद रीबी यांग आती हैं, लेकिन लोकतंत्र इसमें से कर ही क्या सकता है, क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है, ठीक है, ये सारी बहस है। फिर इसके बाद ये बहसें बच्चों की है, जो मन में क्वेश्चन आ रहे हैं वही यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। अब जेनी क्या बोलती है, जेनी कहती है जो भी है इस देश में फर्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं और देश की परवाह किसे है। फिर इसके बाद पाइमोन कहती है, क्या कहती है, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली यानी कौन सा सिस्टम लाना चाहिए, क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए या बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए, ये बात कहते हैं बच्चे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर रोज रोज बोलता है पता नहीं पर मुझे लगता है कि देश एक मजबूत नेता की जरूरत है, ऐसे नेता की जिसे चुनाव की संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब कुछ करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार क्या होंगे, खत्म होंगे। ये भी इनकी बात सही कि एक नेता पर यदि कि शक्तियां सारी होनी चाहिए, लेकिन वो इसका क्या गारंटी है कि वो अच्छा ही नेता हो। फिर इसके बाद कोई पीछे से चिल्लाए इसी को तो तानाशाही कहते हैं। अब कोई बच्चा पीछे बैठ, उसने पीछे से बोला अरे भाई साहब इसे ही तो तानाशाही कहते हैं, यानी कि डिक्टेटरशिप कहते हैं। फिर इसके बाद दोई बोला अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा, अगर वह खुद भ्रष्ट हो जाए तब क्या होगा। रोज बोलता है मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ, ठीक है, रोजा बोलती है। फिर इसके बाद यहाँ पर दोई कुछ लंबी बातचीत करती है। दोई बोलती है यह ठीक नहीं है कि तुम वास्तविक में लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविकता की तुलना वास्तविकता के साथ करना चाहिए, ठीक है। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती। कहने का मतलब बहुत सारे लीडर होते हैं, उनके विषय में हमें जानकारियां नहीं हासिल हो पाती। वो दिखने में हमें अच्छे लगते हैं लेकिन वो पहले से ही करप्टेड होते हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते, ठीक है, ये भी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आती है मैडम लिंग दो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया कि तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है, या तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो आपको अपनी, यानी कि आपको अपनी, यहां पर क्या आते हैं और थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ, यहाँ पर आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में रहकर कर सकते जहां लोकतंत्र ना हो, और क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है। देखो इस पूरी फरमाइश यहाँ पूरी समरी बताता हूँ, इसका पूरा मतलब बताता हूँ। यहाँ पर बच्चे आपस में बहस कर रहे होते हैं, उसी टाइम मैडम अच्छे से उन बच्चों की बहस को सुन रही होती, तभी मैडम लास्ट में बोलती है आप लोग बहस अच्छे से कर रहे हो, ये मुझे अच्छी हुई। और सब बच्चे खुले दिमाग से बहस कर, खुले दिमाग मतलब उनके मन में जो आ रहा था वो पूछ रहे थे, उस चीज में बात कर रहे थे। अब इसी टाइम अगर कोई व्यक्ति होता या मैम होती, उन बच्चों को पकड़कर उन्हें सजा देती या मारती, तो क्या ये किसी डेमोक्रेसी लोकतंत्र देश में होता? नहीं होता, क्योंकि जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर लोकतंत्र ना होता वहां पर आपके साथ जरूर ऐसा किया जाता। तो इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, क्या क्या लॉजिक है। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। यह तर्क या लॉजिक कुछ इस प्रकार के होते हैं, कैसे, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं
लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं। मतलब जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ सिर्फ एक तरह से राजनैतिक लड़ाई होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में क्या होती है, देरी होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, चुने हुए नेताओं को लोगों के हित का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। ऑब्वियसली सी बात सही है। फिर क्या आता है यहाँ पर, समान लोगों को पता नहीं होता कि यानी उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। फिर इसके बाद इस लाइन का मतलब यहाँ पढ़ते हैं, क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं, या इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन से तर्क किसी तरह की सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग करने के मामले लागू नहीं होंगे? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? यानी कि ये आपसे क्वेश्चन करके पूछे गए हैं जिनको आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर और नीचे बताते हैं इसमें से। अब यहाँ से थोड़ा और डिटेलिंग में आपको समझते हैं। यही आपका टॉपिक है, आपको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के विषय में समझा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बुक का जो मेरा काम है, रीड करके आपको जो टॉप वर्ड है थोड़ा लॉजिक से आपको समझाना है, और एक एक वर्ड मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाने का वादा किया है। तो आपको लाइन बाय लाइन का मतलब भी समझाऊंगा। तो चैनल में अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा, ताकि आप बिल्कुल जिस तरह आपके स्कूल कॉलेज में टीचर पढ़ाते सेम टू सेम मैं वैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की तो छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। ठीक है, सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ बुनियादी चीजों को देखता है कि लोकतंत्र अपने बारे में खुद फैसला करे। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, लोग यानी कि गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने के से फैसले में देरी होती है। यह भी सही है कि अगर लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, यानी बहुत जल्दी लीडर चेंज होते रहते हैं, कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब कोई नेता कोई प्लान लेके आया है, लेकिन वो 5 साल में वो प्लान नहीं सक्सेस हो पा रहा, तो ऑब्वियसली सी बात दूसरा लीडर आएगा, उस प्लान को हटा देगा, तो उसके पीछे जितना लगा पैसा उसको सब एक भ्रष्टाचार के रूप में पेश किया जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद आते हैं, इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता कि वहां सवाल यह होता है कि हमारे पास सरकार के स्वरूपों में जो विकल्प उपलब्ध है उनमें से लोकतंत्र किसी दूसरे से बेहतर है। फिर इसके बाद आते हैं यहां पर, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क यानी लॉजिक क्या है, यानी पक्ष में क्या है। चीन में 1958 और 60 के दौरान यह बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। यानी कि आज जो चाइना जो आज आप लोगों के सामने दिख रहा है, 1958 मान लो कि आज से 50 साल पहले चाइना में जो अकाल पड़ा था वो विश्व इतिहास का सबसे बड़ा अकाल था। इनमें से करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। अब सोचो 3 करोड़, इतना तो भारत में कभी नहीं मरे। और उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान का अकाल भुखमरी की स्थिति नहीं आई। ठीक है, यानी कि भारत से उतनी ज़्यादा स्थिति नहीं थी, लेकिन अकाल जैसी स्थिति नहीं है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। कहने का मतलब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में था डेमोक्रेसी और वहाँ डेमोक्रेसी नहीं था। अब आते हैं नीचे पढ़ते हैं, ये है यहाँ पर एक व्यक्ति मोटा सा आदमी है, इसके अंदर कंकाल निकल रहे, मतलब लोगों को चूस कर खून खाकर ये आदमी मोटा होता चल रहा है और लोग कंकाल की तरफ पड़े हुए हैं। ये कार्टून है। फिर यहाँ पर, व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीन सरकार को महसूस नहीं हो। कहने का मतलब वहाँ सरकार बिल्कुल निष्पक्ष थी, यानी अब जब वहाँ डेमोक्रेसी होगी तभी तो उनको सरकार बचाने की जरूरत महसूस हुई। अब अकाल पड़ रहा है, देश में क्या पड़ रहा है, इससे चीन के अधिकारियों को कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, इस वजह से वहाँ अकाल में ज़्यादा लोग मरे। अब भारत में भी अकाल मरा, भारत करीब था, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी थी, तो यहाँ के जो लीडर थे वो सरकार गिरने के डर से यहाँ पर जो खाद नीति थी, यानी कि जो अनाज खाद्य सुरक्षा मामले में ये लोग क्या कर रहे थे, प्लानिंग तैयार कर, बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग तैयार कर रहे थे। ठीक है, अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते।
ठीक है। फिर आते हैं, यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति यानी शासन पैटर्न बनाने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतंत्र शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरत पर ध्यान दे भी सकती है और भी नहीं। कहने का मतलब जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर आपकी जरूरत का ध्यान दिया भी जा सकता और नहीं भी दिया जा सकता, और यह सब सरकार चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब वही कहते हैं, यहाँ पर वही बात लिखी है कि यहाँ पर वालों की मर्जी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं होती है। पर डेमोक्रेसी पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरत पर तत्काल ध्यान दें। ठीक है, लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है। कहने का मतलब ये डेमोक्रेसी इस वजह से बेटर तरीके से, क्योंकि इसमें से हमें जवाब बहुत सटीक और मिलते रहते हैं। आप कोई प्रश्न पूछोगे आपके जवाब मिले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जहां पर डेमोक्रेसी नहीं, अगर आप सवाल पूछोगे तो आपको चुप करा दिया जाएगा या फिर आपसे गलत व्यवहार किया जाएगा। यहाँ पर आते हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों उसके बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का जो आधार व्यापक चर्चा और बहसें, लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है लेकिन महत्वपूर्ण यानी कि मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने और अपने लाभ भी शामिल होते हैं। फिर इसमें ये आते हैं, लाभ भी है, इससे ज्यादा उग्र और गैर जिम्मेदारी फैसले लेने की संभावना घटती है। कहने मतलब डेमोक्रेसी में एक ज्यादा बात यह अच्छी है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आप कठोर फैसला नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ ज्यादा बड़े फैसले नहीं ले सकते, और यहाँ पर आपको जिम्मेदारी फैसला लेना बहुत जरूरी की संभावना बन जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा जो तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। यानी कि भारत की तरह भी भारी सामाजिक और विविधता वाले देशों में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मासूम लोग रहते हैं। फिर आते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा हैं। यानी जुदा जुदा का मतलब यानी कि जो जातियां हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, दुनिया को यहां पर आते हैं, दुनिया के ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर, एक समूह की पसंद और दूसरे समूह के पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं, इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को यानी दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक यानी साथ नहीं रह सकते। फिर इसके बाद आते हैं, लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। वे विभिन्न समूहों को एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र की ही एकजुटता बनाए हुए। कहने का मतलब देखो, यहाँ पर पूरी समरी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ये बात कही जाए लोकतंत्र क्यों बेटर है। जैसे भारत जैसे देश में लोकतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम अलग अलग जातियों पर बटे हुए हैं, लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी आती है ये सबको एक समान देती है। कहने का मतलब सबको इकट्ठा रखने का काम करती है। इस वजह से डेमोक्रेसी जरूरी है। अब यहाँ पर भारत में अलग अलग डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट रीजन्स के लोग रहते हैं। ऑब्वियसली सी लड़ाई होगी, बहस होगी, मरे कटेंगे लोग, भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आता है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम सभी लोगों को इकट्ठा रखने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, यानी बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उसे बनाने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह जो लॉजिक है, तर्क और नागरिकों के रिश्ते का, लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं,
लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सबसे गरीब और अनपढ़ भी को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद पर अपने शासक अगर वे गलतियां करते तब भी खुद के लिए जवाबदेह होते हैं। कहने का मतलब डेमोक्रेसी भारत में इस वजह से जरूरी है क्योंकि भारत में एजुकेटेड लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग, भारत में गरीब हैं और है क्या कहते हैं रईस लोग हैं, ठीक है, अमीर लोग हैं। अब इनमें से जो गलती गरीब करता है, जो गलती अमीर करता है, दोनों को बराबर सजा मिलेगी, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी ना होती तो पैसा देके अमीर व्यक्ति बच जाता और गरीब व्यक्ति फंस जाता। इस वजह से भारत में डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं यहाँ पर लोकतंत्र के पक्ष में। आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें से हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी या किस्म की सरकार या इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ है या नहीं, ठीक है। जैसे इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ है या इसमें गलतियों से ज़्यादा यानी देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। कहने मतलब डेमोक्रेसी में आप गलतियों को देर तक नहीं छुपा सकते, ठीक है। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में, या कहने का मतलब जो बहस होती, जो चर्चा होती, जैसे हमारे देश में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके लिए सरकार जितने भी फंडिंग वंडिंग होती, पैसा इकट्ठा, सब जनता को पैसा है, सबकी चर्चा ऑन रिकॉर्ड होता है, यानी कि सबके सामने उसका आम व्यक्ति भी उस चर्चा के विषय में सुन सकता है, जान सकता है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक ही बदलना पड़े, और क्या होगा, हाँ, या समूह को ही बदला जा सकता। वही बात हुई, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि आप मान लो भ्रष्टाचार किया और लोगों के सामने आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आपकी सरकार गिर जाएगी, यानी शासक को बदलना जाएगा या समूह यानी ग्रुप को बदला जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं डेमोक्रेसी में। चले अब इस चर्चा को समेटे, लोकतंत्र हमें सब चीजें नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह तो साफ तौर पर है कि उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिनमें से हम जानते हैं कि दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव यह अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें से लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाने की ज़्यादा संभावना है। इसमें से अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग के साथ साथ रह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलतियां सुधारने की संभावना है। इनमें से सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी में आप सभी का सम्मान होता है, इस वजह से इस डेमोक्रेसी को ज़्यादा बेटर तरीके से माना जाता है। अब यहाँ पर इस चीज़ के विषय में समझते हैं, यहाँ पर दिया क्या है। यह कार्टून जो बनाया गया है ये क्या कहते हैं, कनाडा के संसदीय चुनाव से ठीक पहले बनाया गया था। यहाँ पर क्या है, हम मतदाता बहुत नाराज है, हम अब और सहन नहीं कर सकते। फिर क्या है, ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए, ये है, ठीक है, एक व्यक्ति कह रहा है। फिर इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा धन हड़प लिया है। फिर इसके बाद 26 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक क्या है, कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है। फिर यहाँ यानी हम उनको फिर से क्या जिता देंगे। तो ये एक कार्टून बनाया गया है, यानी कि लोग कितना भी सरकार इनके साथ गलत कर ले लेकिन वही सरकार बाद में जीत जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, लोकतंत्र का वृहत अर्थ क्या है, ठीक है। वृहत अर्थ मतलब इसका यानी कि फिर से लोकतंत्र के एक नए चैप्टर के हिसाब से यहाँ पर अर्थ बताया गया। कैसे, वृहत मतलब विस्तार से। इसमें से क्या है, इस अध्याय में हमने लोकतंत्र एक ही सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में, ठीक है, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, यानी कि सभी लोगों की तरफ से यानी क्या बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। और यह यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं है। यानी कि आधुनिक लोकतंत्र, मॉडर्न जो लोकतंत्र, सबको साथ बिठाकर ये सामूहिक बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
अगर यह संभव है हो भी, तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय या इच्छा, योग्यता या कौशल नहीं होता। अब कहने का मतलब है, कोई पुल बनाने का काम है तो वहां पर किसान जो नागरिक होगा उसका क्या काम है, ठीक है, वहां पर तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जाएगा जो इसको इंजीनियरिंग थोड़े बहुत समझ में हो, ठीक है। अब किसान व्यक्ति को बस खाली पुल चाहिए, लेकिन वहां थोड़ा इंजीनियर दिमाग लगाया जाता है, बजट देखा जाता है, जमीन देखी जाती है, ये सारी चीजें। अब इनमें से हमें लोकतंत्र की स्पष्टता लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इससे ये पता चल जाता है, यानी स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इससे हमें लोकतंत्र के वृहद अर्थ को समझना होगा, ठीक है। कैसे? कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग अलग संगठनों के लिए कराते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम समझते हैं इन क्या लिखी हुई बातें हैं, तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान करना और ध्यान से समझेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। यानी कि जब परिवार में आप सब लोग बैठते हो तो आपस में बहस कर बातचीत करते हो, कोई फैसला लेना होता है। यानी वे व्यक्ति कह रहा है कि जो फैसला सब लोग लेते हैं, तो वहाँ पर मैं अगर कोई बात करता हूँ तो मेरे भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का महत्व होता है उन बातों का। मुझे वे शिक्षक नापसंद है। दूसरी स्टेटमेंट आता है, मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसे शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता के हों। कहने में डेमोक्रेटिक मानसिकता रखते हैं, यानी कि पूछने की उनको क्या हो, यानी कि जरूरत हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? ऑब्वियसली सी बात करेंगे। कोई अगर नेता है, उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर लोकतंत्र की बात ही करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने या उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों को साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि किसी बहुत शक्तिशाली या बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूद सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों में जरूर करना चाहिए, ठीक है। कैसे? यहाँ पर यह आपको समझाया गया है, यानी कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। ये भी बात सही है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने, ठीक है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, स्टेटमेंट है यहाँ पर, हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षक, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। ये सब है। अगर हम इन आदर्शों पैमानों के आधार पर आज भी शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र है ही नहीं। अगर इन सारी बातों का अगर आप ध्यान में रखोगे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो आदर्श वाक्य हैं, जिनकी लाइनें थी, तो ऐसा अगर होगा तो फिर पूरी देश में, यानी पूरे देश की बात छोड़ो, पूरी दुनिया में आपको ऐसी कहीं पर कोई चीज नहीं मिलेगी, ऐसा डेमोक्रेसी कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, तो अब कहीं ना मिलेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। भारत में भी ऐसी सारी चीजें नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। ये आते हैं, फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमारे बारे में यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं कि इससे हमें मौजूद लोकतंत्र व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों को पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है।
इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संगत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतंत्र समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं से प्रासंगिक है। लोकतंत्र कई रूप में ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा, विचार विमर्श, बुनियादी सिद्धांत को माना जाए। लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम यानी कि लेसन 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इस तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीके की कल्पना कर सकते हैं? यानी कि आज डेमोक्रेटिक रूप से क्या और कोई फैसला लेने की आपके अंदर कोई क्षमता या कुछ चीज़ें हैं? फिर इसके बाद यहाँ पर चैप्टर भी आपका ख़त्म होने वाला है। देखो ये यहाँ पर क्या आते हैं, इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में यानी कि इस चैप्टर में की है वो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें, बहुत कम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। कहने का मतलब इतना पढ़ने के बाद भी अभी हम कन्फर्म लोकतंत्र नहीं बना सकते। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बारे में है और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आते हैं, यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीतिक हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीतिक में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव भागीदारी पर डिपेंड करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित हो। ठीक है, कहने का मतलब अगर लोग डेमोक्रेसी के विषय में पढ़ाई भी हो तभी तो लोग इस, जैसे मैंने आपको आज डेमोक्रेसी बताया, तो अब जब आपको डेमोक्रेसी बताया या पढ़ाया तो उसके विषय में आप जाने, अब जब जानेंगे तभी तो आगे जाके इसके विषय में काम करेंगे, वैसे सोचेंगे। जब आप वोट देने के विषय में एलिजिबल हो जाएंगे या आपकी उम्र हो जाएगी 18 साल, तब आप वोट देंगे, तब आप डेमोक्रेसी का मतलब भी समझे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, लोकतंत्र होता क्या है। देखो, लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर लोगों का शासन, लोगों का तंत्र हो। लोकतंत्र है तो वो लोगों का तंत्र, तंत्र मतलब शासन, तंत्र मतलब व्यवस्था, यानी कि लोगों का शासन हो। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर इसमें से कुछ कमियां हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।